नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 17 मई के करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आइए सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहला न्यूज़ है वो साइक्लोन तौकते से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 16 मई को इस साइक्लोन ने केरला, कर्नाटका, गोवा जैसे राज्यों में बहुत ही भारी बारिश कराई। वहाँ पर बहुत ही तेज हवाएं चली और यहाँ पर इसके बाद ये साइक्लोन गुजरात की तरफ बढ़ गया है। और इसी को लेकर के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी ने अपना जो भी सूचना है वो गुजरात सरकार को दे दिया है। और यहाँ पर ये कहा गया है आईएमडी के द्वारा कि अगले 24 घंटे में ये साइक्लोन, जो कि पहले से ही वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में था, वो और इंटेंसिफाई हो सकता है, जिससे वहां पर भारी नुकसान हो सकता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इस साइक्लोन का नाम क्या है। तो साइक्लोन का नाम मैंने आपको क्या बताया, साइक्लोन तौकते। और आपको यह भी याद रखना है कि इस साइक्लोन के कारण देश के किन राज्यों में भारी बारिश और तूफान देखा गया। आपको याद रखना है केरला, कर्नाटका, गोवा और गुजरात वो राज्य हैं देश के जो इस चक्रवात से प्रभावित हुए हैं। आइए अब दूसरे न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और न्यूज का शीर्षक है इंडिया लॉन्चेस प्रोब अगेंस्ट चाइना, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो यहां पर कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से यह कहा गया है कि उन्होंने चाइना, थाईलैंड और वियतनाम के खिलाफ एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करने का फैसला लिया है। और यह शुरुआत सोलर सेल के इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो आपको यहां पर याद रखना है कि द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड एन एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ सोलर सेल फ्रॉम चाइना, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है इन तीनों देशों का नाम, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, चाइना, थाईलैंड एंड वियतनाम। और इनके खिलाफ एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन। आप सभी जानते होंगे डंपिंग का मतलब ये होता है कि जो बाहर के देश हैं वो हमारे देश में इतना सस्ता माल भेज देंगे कि आपके जो देश की कंपनियां जो उसी सामान का उत्पादन कर रही होंगी उनका दाम आयात किए हुए सामान से बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण जो घरेलू कंपनियां हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आयात किए हुए सामान को कम दामों में खरीद सकता है। तो यहां पर डंपिंग के कारण जो घरेलू कंपनियां हैं जो उसी सामान का उत्पादन करती हैं उनको बहुत नुकसान हो जाता है और कभी कभी वो बंद भी हो जाते हैं। तो यहां पर अपने घरेलू कंपनियों के चिंताओं को देखते हुए भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है चाइना, थाईलैंड और वियतनाम के खिलाफ। यहां पर आपको याद रखना है कि द इन्वेस्टिगेशन वाज ट्रिगर्ड बाय एन एप्लीकेशन बाय द इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इस्मा के अनुरोध पर। यहां पर आपको याद रखना है कि इस्मा, जिसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इसके अनुरोध पर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यह फैसला लिया है। आप सभी जानते हैं जो सोलर सेल है वो भारत की कंपनियों के द्वारा भी बनाए जाते हैं और बाहर से भी आयात होते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी आयात किए हुए सोलर मॉड्यूल्स हैं वो घरेलू कंपनियों के द्वारा बनाए गए जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उससे 15 से 20% तक सस्ते होते हैं। और इसी को लेकर के अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि कहीं इन देशों के द्वारा जानबूझ करके तो हमारे देश में इतने सस्ते सोलर मॉड्यूल को भेजा जा रहा है जिससे कि हमारा जो घरेलू कंपनी है जो इनको बनाती हैं वो सारी की सारी बंद पड़ जाए, उनको घाटा हो जाए और उसके बाद इन देशों को फायदा होगा, क्योंकि अब कंपटीशन में घरेलू कंपनियां नहीं रहेंगी। तो इसी को देखते हुए ये एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है। आपको तीनों कंट्री के नाम याद रखने हैं, चाइना, थाईलैंड एंड वियतनाम। आइए अब एक और न्यूज को देख लेते हैं और न्यूज है राजनाथ सिंह रिलीज फर्स्ट बैच ऑफ एंटी कोविड ड्रग 2DG डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो इस ड्रग का नाम बहुत दिनों से चर्चा में है और यहां पर राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, और उनके साथ साथ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने एंटी कोविड ड्रग जिसका नाम है 2DG उसका पहला बैच रिलीज किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना की महामारी हमारे देश में बहुत तेजी से फैली है और यहाँ पर अगर कोई भी दवाई एंटी कोविड है जिसके
कारण कोविड मरीजों को कोई भी फायदा हो सकता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो एंटी कोविड ड्रग है जिसका नाम 2DG है, उसे डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। मैं और डिटेल में इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसा कि हमने कहा कि इसका नाम 2DG है, इसका फुल फॉर्म होता है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे हम 2DG के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। और इसे डेवलप किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, जिसे हम इनमास कहते हैं, उसके द्वारा, जो कि डीआरडीओ का एक लैब है। और यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने, जो कि हैदराबाद में स्थित है, उसके द्वारा इस काम में डीआरडीओ को मदद की गई है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस लैब के द्वारा इस एंटी कोविड ड्रग को बनाया गया है। तो आपको याद रखना है इनमास का नाम और उसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। और आपको यह भी याद रखना है कि ये इनमास डीआरडीओ का एक लैब है। और आपको यह भी याद रखना है कि यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के द्वारा, जो कि हैदराबाद में स्थित है, उसने इस दवाई को बनाने में डीआरडीओ की मदद की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आइए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर न्यूज़ आया है डीआरसी को लेकर के, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को लेकर के। और वहाँ पर 30 लोगों को फांसी की सजा दी गई है एंटी पुलिस वायलेंस के चलते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डीआरसी को लेकर के। 30 पीपुल हैंडेड डेथ सेंटेंस आफ्टर एंटी पुलिस वायलेंस। तो जैसा कि मैंने कहा कि डीआरसी का फुल फॉर्म है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और वहां पर 2 सेक्शंस के बीच में लड़ाई देखी गई है, दंगा देखा गया, और इसके कारण वहां पर 30 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया है। आपको याद रखना है कि डीआरसी के कैपिटल किंशासा में ये घटना हुई है। और यहाँ पर आपको याद करके रखना है कि डीआरसी का कैपिटल का नाम क्या है। और मैंने आपको बता दिया है कि कैपिटल का नाम है किंशासा, क्योंकि एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके डीआरसी के बारे में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे डीआरसी का फुल फॉर्म क्या है या फिर डीआरसी का कैपिटल क्या है। तो आपको याद रखना है कि डीआरसी कैपिटल है किंशासा। और यहाँ पर ये न्यूज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अब दूसरे न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर न्यूज़ आया है मिस मैक्सिको 2020 एंड्रिया मेजा क्राउन मिस यूनिवर्स 2020। तो यहां पर कहा जा रहा है कि मिस मैक्सिको 2020, उन्हें 2020 का मिस यूनिवर्स चुना गया है। और आपको याद रखना है उनका नाम, और उनका नाम है एंड्रिया मेजा। और वो किस देश की हैं? तो मैक्सिको की। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में मैंने आपको बता दिया है कि वो मैक्सिको की हैं और वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और यहाँ पर आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो तीसरी वुमेन है जो कि मैक्सिकन है, उन्होंने इस टाइटल को जीता है। तो आपको 2-3 बातें यहाँ पर याद रखनी है कि वो किस देश की हैं, उनका नाम, और उन्हें कौन सा अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी आपको याद रखनी है कि वो 69th मिस यूनिवर्स हैं। तो आपको याद रखना है कि 69th मिस यूनिवर्स एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको की हैं, उन्हें चुना गया है। आइए अब बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर न्यूज़ आई है जो कि कोविड-19 से ही रिलेटेड है। और कहा गया है सेंटर आस्क स्टेट टू कीप राशन शॉप ओपन ऑन ऑल डेज। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा, सेंटर के द्वारा ये बात कही गई है कि जितने भी राशन की दुकानें हैं उन्हें पूरे दिन खुला रखा जाए, ऐसा दिशा निर्देश वहां पर स्टेट्स को दिया गया है। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोविड-19 की वजह से बहुत बड़ा लॉकडाउन लगाया गया है। अभी बहुत सारे स्टेट्स ने 15 दिन का, 20 दिन का लॉकडाउन लगाया है, जिसके कारण जो गरीब लोग हैं, जिनके जॉब्स पर असर पड़ा है, उनके लिए सरकार ने राशन की व्यवस्था की है। और यहाँ पर लगभग 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको सरकार राशन देने वाली है सब्सिडाइज्ड में और फ्री फूड ग्रेन्स, यानी कि सब्सिडीज में भी और फ्री फूड ग्रेन की योजना चला करके भारत सरकार और राज्य की सरकारें इन लोगों को राशन दे रही है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा
कि लगभग 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये राशन मिलने वाला है, तो यहाँ पर कहीं इनमें देरी ना हो जाए, इनको बांटने में देरी ना हो जाए, इसको लेकर के सेंटर के द्वारा ये बात कही गई है। आपको याद रखना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA के तहत सेंटर के द्वारा 5 केजी अनाज पर पर्सन दिया जा रहा है, जो कि लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी इन्हीं लोगों को 5 केजी एडिशनल फूड ग्रेन्स जो है फ्री में दिया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि ये स्कीम 2 महीने के लिए चलाई गई है, यानी कि मई और जून के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में राशन बहुत ही ज्यादा लोगों को, आपको याद रखना है कि 80 करोड़ लोगों तक ये राशन पहुंचना है, और इसी कारण से ये फैसला लिया गया है, ये दिशा निर्देश दिया गया है सेंटर के द्वारा राज्यों को कि वो राशन की दुकानों को दिन भर खोले, जहां से इन लोगों को ये राशन दिया जा सके। आइए अब वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज को देख लेते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारे देश को बहुत ही क्षति हुई है, और क्षति सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, यहाँ पर क्षति हो रही है वैसे लोग जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी थे, उनमें से बहुतों का यहाँ पर निधन हो गया है। और यहाँ पर एक न्यूज आई है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर सुनील जैन, उनका भी निधन हो गया है कोविड-19 के कारण। तो आपको याद रखना है उनका नाम सुनील जैन, और एक बहुत ही बड़े पत्रकार के वो मैनेजिंग एडिटर थे, और जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो याद रखिएगा इस तरह के व्यक्तित्व को, क्योंकि इन लोगों ने अपने क्षेत्र में बहुत ही नाम कमाया है, और ये इंपॉर्टेंट लोग जिनकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है, कभी ना कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना है इनका नाम सुनील जैन, और वो मैनेजिंग एडिटर थे फाइनेंशियल एक्सप्रेस के। यहां पर हम एक और व्यक्तित्व की चर्चा कर लेते हैं, और यहां पर चर्चा हो रही है रघुनंदन लाल भाटिया की, जो कि 6 टाइम कांग्रेस MP रहे हैं फ्रॉम अमृतसर, और उनका निधन 100 साल की एज में हुआ है। तो आइए जान लेते हैं रघुनंदन लाल भाटिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर इन्हें रखा गया था, इन्होंने काम किया है। तो आपको याद रखना है कि इनका नाम क्या है, रघुनंदन लाल भाटिया, और वो पहली बार 1972 में लोकसभा के लिए चुने गए थे, और उसके बाद से यानी कि 1980, 1985, 1992, 1996 और 1999 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वो 6 बार लोकसभा में चुनाव जीत करके गए हैं। तो आपको याद रखना है 6 टाइम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अमृतसर। आपको यह भी याद रखना है कि इन्हें केरला का गवर्नर बनाया गया था 2004 से 2008 तक के लिए, और इसके बाद फिर से इन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया 2008 से 2009 के लिए। तो ये 2 स्टेट हैं जिनके लिए इन्हें गवर्नर के रूप में वहां पर काम करने के लिए भेजा गया था। आपको स्टेट का नाम याद रखना है, केरला और बिहार। 1992 में इन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए भी काम किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जिनका निधन 100 साल की उम्र में अभी हो गया है। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज को देख लेते हैं। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है, और न्यूज क्या है कि राफेल नडाल और ईगा स्विटेक के द्वारा इटालियन ओपन सिंगल टाइटल जीत लिया गया है अपने अपने वर्ग में। यानी कि पुरुषों में राफेल नडाल ने और महिलाओं में ईगा स्विटेक ने इटालियन ओपन टाइटल अपने नाम किया है। और आपको याद रखना है कि ये कौन सा टाइटल है और ये किनके द्वारा जीता गया है। एग्जाम में बहुत बार इसे पूछा जाता है, खास करके तब जब राफेल नडाल के द्वारा कोई खिताब जीता जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत दिनों से टेनिस में वो एक तरीके से आइकॉन के रूप में उभरे हैं और आइकॉन हैं भी। आपको याद रखना है कि इस फाइनल में उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है, और इन दोनों की राइवलरी बहुत ही सर्वज्ञाता है। और यहां पर यह बात आपको याद रखना है कि नोवाक जोकोविच और नडाल अभी तक 57 टाइम्स एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, और लास्ट टाइम वे फ्रेंच ओपन के फाइनल में भिड़े थे 2020 में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि यहां पर राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हरा करके ये टाइटल अपने नाम किया है। यहां पर जो महिला खिलाड़ी हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, ईगा स्विटेक। यहां पर आपको याद रखना है कि वो एक पोलिश खिलाड़ी हैं।
यानी कि जो ईगा स्विटेक हैं वो पोलैंड से बिलोंग करती हैं, क्योंकि कभी कभी इन खिलाड़ियों के देश का नाम आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ईगा स्विटेक्स बिलोंग टू पोलैंड। और यहां पर आप ये भी याद रखिएगा कि उन्होंने 9वीं वरीयता प्राप्त चेक रिपब्लिक की कैरोलिना पिलिस्कोवा को हरा करके ये टाइटल अपने नाम किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर आपको याद रखनी है। एक और न्यूज को यहां पर देख लेते हैं, और न्यूज है जैक मिलर विंस फ्रेंच मोटोजीपी। तो यहां पर जैक मिलर जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, यहां पर आपको याद रखना है कि जो खिलाड़ी हैं वो किस देश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को बार बार मिलेंगे कि यहां पर खिलाड़ी के देश के बारे में पूछा जाता है कि वो खिलाड़ी किस देश से बिलोंग करता है। तो आपको याद रखना है जैक मिलर जो कि ऑस्ट्रेलियन राइडर हैं, उनके द्वारा फ्रेंच मोटोजीपी जीत लिया गया है संडे को। आइए अब एक और न्यूज को देख लेते हैं, और न्यूज है इंडिया तेजस्विनी विंस कंजिक्यूटिव हाई जंप टाइटल्स इन यूएसए। तो भारत के तेजस्विनी शंकर के द्वारा मेंस हाई जंप टाइटल को जीत लिया गया है। यहां पर उन्हें गोल्ड मेडल जीता है, और आपको याद रखना है कि ये कमाल उन्होंने बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप जो कि यूएसए में होता है वहां पर किया है। तो आपको याद रखना है कि कैंसस यूनिवर्सिटी का वो यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और यहां पर उन्होंने हाई जंप में 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप को जीत लिया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि शंकर जो कि 22 वर्षीय हैं, उन्होंने 2.28 मीटर का हाई जंप लगाया और लगा करके गोल्ड मेडल जीता, लेकिन वो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि यहां पर क्वालिफिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड था वो 2.33 मीटर था। तो यहां पर इनके द्वारा गोल्ड मेडल तो जरूर जीता गया, ये चैंपियनशिप अपने नाम जरूर उन्होंने कर लिया, लेकिन वो अपने परफॉर्मेंस से टोक्यो ओलंपिक में अपना जगह नहीं बना पाए, क्योंकि उनका जो हाई जंप था वो 2.28 मीटर का था, और जबकि क्वालिफाई करने के लिए यहां पर जो स्टैंडर्ड रखा गया था वो 2.33 मीटर का था। तो आपको याद रखना है कि इनके द्वारा जरूर ये चैंपियनशिप जीती गई है, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस था उन्हें वो टोक्यो ओलंपिक में ले जाने के लिए काफी नहीं था। आपको ये याद रखना है कि ये कैंसस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भारतीय हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर वे किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के लिए क्यों खेल रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर उन्हें 4 ईयर का एथलेटिक स्कॉलरशिप मिला हुआ है, और वो 2017 से ही यूएस में छात्रवृत्ति पर पढ़ाई कर रहे हैं, और इसी कारण से वो एक यूएस के यूनिवर्सिटी को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि शंकर के द्वारा इसी बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप को 2019 में भी जीता गया था। 2020 में ये चैंपियनशिप नहीं हो पाया था कोरोना वायरस के वजह से, और यहां पर 2021 में फिर से उनके द्वारा ये टाइटल अपने नाम किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, जरूर इसे याद रखिएगा। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बातें कर लेते हैं। आज 17 मई है, और आज के दिन को हम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, बार बार एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो याद रखिएगा 17 मई वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे का जो शुरुआत है वो 1969 से हुआ। इसको याद रखिएगा, 1969 से ही टेलीकम्युनिकेशन डे को मनाया जा रहा है, और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के थीम को बार बार पूछा जाता है, और यहां पर मैंने आपको थीम बता दिया है। इस साल का वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे का थीम है एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स, यानी कि चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को गति देना। यहां पर चुनौतीपूर्ण समय का मतलब कोविड-19 से है। आप सभी जानते हैं कि अभी के टाइम में पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है, और इसी को लेकर के टेलीकम्युनिकेशन डे का भी थीम इसी से जोड़ करके रखा गया है। और थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आखिर 17 मई को ही हम क्यों वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाते हैं। यहां पर यह कहा गया है कि इसी दिन
इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि आईटीयू की स्थापना की गई थी और इसी दिन फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन जो कि 1865 में हुआ था उसे साइन किया गया था। और इसी दिन के महत्व को बताने के लिए पूरी दुनिया में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है 17 मई को। तो याद रखिएगा कि 17 मई को ही इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि आईटीयू का स्थापना हुआ था और 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसे आप ध्यान में रखेंगे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे को लेकर के। आइए अब एक और इंपॉर्टेंट डेज की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आज 17 मई को हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में इतना स्ट्रेस हो गया है कोविड-19 की वजह से कि लोगों में हाइपरटेंशन देखा जा रहा है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि 17 मई को हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर फिर से थीम की बात हो रही है और हम अगर थीम की बात करें तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का जो थीम है वो है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है थीम और बार बार एग्जाम में इस थीम को पूछा जाता है और आपको याद रखना है थीम क्या है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, आपको याद रखना है। आप सभी जानते हैं कि हाइपरटेंशन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और अगर सही तरीके से इसका इलाज ना हो पाए तो ये बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकता है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो इंसान में हार्ट डिजीज, किडनी प्रॉब्लम्स, इन सब के होने का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है और इसी को लेकर के अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और मैंने आपको इसका थीम भी बता दिया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बातें कर लेते हैं और यहाँ पर हम बातें करेंगे दीपोर बिल के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर मैंने दीपोर बिल झील के बारे में चर्चा की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में एग्जाम के लिए क्योंकि यहाँ पर असम की सरकार के द्वारा दीपोर बिल में जो कि एक रामसर साइट है, यहाँ पर फिशिंग को लेकर के रोक लगा दिया गया है। यानी कि अब इस झील में जो है किसी के द्वारा भी मछली नहीं पकड़ा जाएगा और आपको याद रखना है कि दीपोर बिल असम में है और आपको ये भी याद रखना है कि ये एक रामसार साइट है। तो याद रखिएगा दीपोर बिल, वहां पर सामुदायिक मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है असम सरकार के द्वारा। यहां पर अगर हम दीपोर बिल की बात करें तो दीपोर बिल इज लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो बहुत बार आप इस एग्जाम को देखेंगे क्योंकि रामसर साइट होने के कारण ये सारे जगहें जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और चूंकि अभी ये न्यूज में है तो आपको याद रखना है कि दीपोर बिल कहां पर है, तो असम में है और अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाए तो यहां पर वो साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी और डिस्ट्रिक्ट का नाम है कामरूप डिस्ट्रिक्ट। यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि यह रामसार कन्वेंशन के तहत एक आर्द्र भूमि है जिसे नवंबर 2002 में इसके जैविक और पर्यावरण के महत्व को देखते हुए उसके आधार पर रामसार साइट में सूचीबद्ध किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर है कि दीपोर बिल को 2002 में रामसार साइट बनाया गया था और ये बात आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो याद रखिएगा दीपोर बिल जो कि असम में है उसे 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था और वो इसके बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस को देखते हुए दिया गया था और इसी को देखते हुए असम की सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि अब इस झील में कोई भी सामुदायिक मछली पकड़ने का कार्य नहीं किया जाएगा क्योंकि हमें अब इसे सुरक्षित रखना है। आपको यह भी याद रखना है कि इसे बर्मा मानसून वन जैव भौगोलिक क्षेत्र के तहत आर्द्र भूमि प्रकार के प्रतिनिधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक वेटलैंड साइट है, रामसर साइट है और इसे बर्मा मानसून फॉरेस्ट बायो जियोग्राफिक रीजन के रूप में
यहाँ पर शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। और यहाँ पर जो सबसे अंतिम बात है वो भी आप याद रखिएगा कि इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी हैबिचुएटिंग मैनी माइग्रेंट स्पीसीज। तो यहाँ पर कई प्रवासी पक्षी जो है आते हैं इस साइट पर और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य भी है। आइए अब आज के करंट अफेयर्स के आधार पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज लॉन्च्ड एन एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट विच कंट्री। और आपके ऑप्शन है चाइना, थाईलैंड, वियतनाम और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच स्टेट्स वाज द इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन टोकटे सिन। और आपके ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, गोवा एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ईयर वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे स्टार्टेड। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई। और आपके ऑप्शन है 1965, 1969, 1970 और 1980। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 2021। और आपके ऑप्शन है एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम, बी है एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम और डी है नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन विच डे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेटेड। और आपके ऑप्शन है 15 मई, 16 मई, 17 मई एंड 20 मई। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2021। और यहां पर आपके ऑप्शन है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, बी है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट और सी है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर और डी है नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 है, तेजस्विनी शंकर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो आपको बताना है कि तेजस्विनी शंकर किस खेल से संबंधित हैं। और आपके ऑप्शन है फुटबॉल, हाई जंप, वॉलीबॉल, क्रिकेट। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 है, सुनील जैन वाज द मैनेजिंग एडिटर ऑफ विच न्यूज़पेपर। और आपके ऑप्शन है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 है, रघुनंदन लाल भाटिया सर्व एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट्स। और आपके ऑप्शन है केरला, बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है बोथ ए एंड बी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपसे इस पर चर्चा भी की थी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच स्टेट दीपोर बिल लेक लोकेटेड। तो आपको बताना है कि दीपोर बिल झील किस राज्य में स्थित है। और आपके ऑप्शन है असम, गुजरात, मेघालय और मिजोरम। तो काफी ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको आज प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप 10 में 10 का स्कोर करेंगे। अगर आपको आज का ये डेली करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसे लाइक करें, जरूर इसे शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और अपने क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट करें। तो मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।